बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए सुबह 9 बजे की खबरों की शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। कारगिल विजय की 20वीं वर्षगांठ पर शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को याद कर रहा है राष्ट्र। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्रास के कारगिल युद्ध स्मारक में शहीदों को अब से कुछ देर में देंगे श्रद्धांजलि। रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुख भी रहेंगे मौजूद। उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भी बलिदान को किया याद। कहा, जवानों की वीरता को पीढ़ियां रखेंगी याद। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक पारित। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, पारदर्शिता और जन भागीदारी के लिए प्रतिबद्ध सरकार। 3 तलाक को अपराध बनाने से जुड़ा मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक लोकसभा से पारित। कंपनी संशोधन विधेयक समेत 3 अहम विधेयक आज लोकसभा की कार्यसूची में शामिल। लोक लेखा समिति समेत संसद की 4 अहम समितियों का गठन। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी लोक लेखा समिति के अध्यक्ष और बीजेपी की मीनाक्षी लेखी सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति की बनी अध्यक्ष। बीजेपी के गणेश सिंह ओबीसी कल्याण संबंधी समिति के अध्यक्ष और किरीट भाई सोलंकी बनाए गए SC/ST कल्याण संबंधी समिति के अध्यक्ष। कर्नाटक में फिर बढ़ी सियासी हलचल। विधानसभा अध्यक्ष रमेश कुमार ने कांग्रेस विधायक रमेश जारकीहोली और महेश कुमातल्ली के अलावा एक निर्दलीय विधायक आर शंकर को घोषित किया अयोग्य। कहा, बाकी बचे 14 विधायकों के इस्तीफे या अयोग्यता पर भी जल्द लेंगे फैसला। चंद्रमा के लिए चंद्रयान 2 का सफर जारी। पृथ्वी की कक्षा में दूसरा ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवर सफलतापूर्वक पूरा। अगले ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवर के लिए 29 जुलाई की तारीख निर्धारित। देश आज कारगिल विजय दिवस की 20वीं वर्षगांठ मना रहा है। 1999 में आज ही के दिन देश के वीर सपूतों ने कारगिल में पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था और आज पूरा देश शहीदों को याद कर रहा है। और इस समय हम सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूरा देश आज कारगिल युद्ध के शहीदों को याद कर रहा है। दिल्ली में इस मौके पर खास कार्यक्रम नेशनल वॉर मेमोरियल पर आयोजित हो रहा है, जहां की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से, जहां पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ऑपरेशन विजय के आज 20 साल पूरे हो गए हैं। 1999 में सेना ने कारगिल में पाकिस्तानी घुसपैठियों को आज ही के दिन खदेड़ दिया था और इसमें करीब 500 भारतीय वीर सपूतों ने अपने प्राण न्योछावर किए थे। हर साल वीर सैनिकों की कुर्बानी को याद करने के लिए ये दिन कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। कारगिल युद्ध में भारत की जीत ने यह साबित कर दिया कि हमारे सैनिक देश की सुरक्षा के लिए जान की बाजी लगाने का जज्बा रखते हैं और भारत की ओर उठने वाली हर बुरी नजर का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। पूरा देश आज
वीर सपूतों को याद करता हुआ। और इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं और वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। देश आज कारगिल विजय दिवस की 20वीं वर्षगांठ मना रहा है। 1999 में आज ही के दिन देश के वीर सपूतों ने कारगिल में पाकिस्तान को करारा जवाब दिया था। 20 साल बाद बीस साल बाद इस बेहद खास मौके पर वीर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नेशनल वॉर मेमोरियल में मौजूद हैं, जहां वो भी वीर सपूतों को याद कर रहे हैं। तीनों सेना के तमाम बड़े अधिकारी भी यहां मौजूद हैं। और आपको बता दें कि अब से कुछ देर बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जम्मू कश्मीर के द्रास में कारगिल युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और इस मौके पर जम्मू कश्मीर के राज्यपाल समेत सेना के कई वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन है आज, जिनमें से एक मुख्य आयोजन नेशनल वॉर मेमोरियल दिल्ली में, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। सेना ने 1999 के कारगिल युद्ध के शहीदों की याद में स्मारक का निर्माण कराया था। हम द्रास की बात कर रहे हैं, जहां इस स्मारक का निर्माण कराया गया और यहां पर कुछ ही देर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। फिलहाल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो दिल्ली के नेशनल वॉर मेमोरियल से देख रहे हैं, जहां अभी कुछ पलों पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी और अब वो यहां से रवाना हो रहे हैं। और कारगिल विजय दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर सपूतों को याद किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करके लिखा है कि हमारे कृतज्ञ राष्ट्र के लिए 1999 में कारगिल की चोटियों पर अपने सशस्त्र बलों की वीरता का स्मरण करने का दिन है। हम इस अवसर पर भारत की रक्षा करने वाले योद्धाओं के धैर्य और शौर्य को नमन करते हैं। हम सभी शहीदों के प्रति आजीवन ऋणी रहेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी इस मौके पर वीर सपूतों को याद किया है। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट करके कहा कि कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कृतज्ञता पूर्वक सेना के वीर सैनिकों का अभिनंदन करता हूं और वीर बलिदानियों की पुण्य स्मृति को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आपकी वीरता आज भी लोक स्मृति में सजीव है, जिसे भावी पीढ़ियां श्रद्धापूर्वक स्मरण करेंगी। कृतज्ञ राष्ट्र अमर शहीदों, वीर सैनिकों और उनके परिजनों के त्याग का सम्मान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मौके पर वीर सपूतों को नमन किया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि कारगिल विजय दिवस पर मां भारती के सभी वीर सपूतों का मैं हृदय से वंदन करता हूं। ये दिवस हमें अपने सैनिकों के साहस, शौर्य और समर्पण की याद दिलाता है। इस अवसर पर उन पराक्रमी योद्धाओं को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। जय हिंद। 26 जुलाई हमारे देश के इतिहास में कारगिल विजय दिवस के रूप में
अंकित है। कारगिल युद्ध में हमारा एक एक जवान 100-100 दुश्मनों पर भारी पड़ा। कारगिल का युद्ध केवल सीमाओं पर नहीं लड़ा गया, भारत के हर शहर, हर गांव में इस युद्ध में योगदान था। जिस दिन टाइगर हिल जीता गया था, कारगिल ने जिस दिन जो आनंद उत्सव मनाया था, वो आज भी मेरे आंखों के सामने है। कारगिल के लोगों की देशभक्ति, भारत की रक्षा के लिए उनकी जागरूकता, ये पूरे देश को प्रेरणा देने वाली है। और इसलिए देश के लिए जीवन लगा देने वाले, जिंदगी खपा देने वाले, जिए तो भी तिरंगे के लिए, मरे तो भी तिरंगा ओढ़ करके, ऐसे हर किसी को मैं आज नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। और कारगिल विजय दिवस की वर्षगांठ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सेना के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि सारा देश उन सभी शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद बहादुरी से लड़ते हुए भारत के सम्मान की रक्षा की। उनका अदम्य साहस और बलिदान प्रेरणादायी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी वीर सपूतों को याद किया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि कारगिल विजय दिवस भारतीय सेना के साहस और शौर्य का प्रतीक है। ये हमारे वीर जवानों का पराक्रम ही था जिसने पाकिस्तानी सेना को कारगिल की दुर्गम पहाड़ियों से खदेड़कर युद्ध में विजय प्राप्त की। भारतीय सेना की ये शौर्य गाथा आज भी हर भारतीय को गौरवान्वित करती है। और इससे पहले कल कारगिल के द्रास में भारतीय सेना ने कारगिल युद्ध में शहीद जवानों के सम्मान में कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों के परिजन शामिल हुए। इस मौके पर थल सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ कोई हिमाकत ना करे। पाकिस्तान 1999 जैसी हरकत दोबारा कभी करने की कोशिश ना करे। Adversary will never attempt this again. In fact, this was a big misadventure undertaken by the Pakistan Army in 1999. They did not appreciate the will and the intent of the Indian political establishment and the Indian armed forces, that they will never allow them to succeed, and no matter what heights they capture, the Indian army will always get back to them and recapture those heights. And this was evident during the Kargil war in 1999. So I would rather him not dare any such attempt in the future. Today we have got also better surveillance devices. और अब बात करेंगे संसद सत्र की। लोकसभा का मौजूदा बजट सत्र 7 अगस्त तक के लिए बढ़ाया गया है। संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति ने संसद के बजट सत्र की अवधि बढ़ाने की सिफारिश की थी। 17 जून से शुरू हुआ संसद का बजट सत्र आज खत्म हो रहा था। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस बारे में कल लोकसभा में जानकारी दी। Government has more than 17 bills to be proposed to be considered by this House. I request to you, sir, I request the House through you, sir, the 17th Lok Sabha's first session may be extended up to the 7th August 2019, sir. और सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक 2019 को संसद की मंजूरी मिल गई है। लोकसभा के बाद कल राज्यसभा से भी विधेयक पारित हो गया। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसे चर्चा के लिए सदन में पेश किया था। बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजे जाने को लेकर वोटिंग कराई गई, जिसमें 117 सांसदों ने बिल को सेलेक्ट कमेटी में नहीं भेजने पर सहमति जताई, जबकि केवल 75 सांसदों ने भेजे जाने को लेकर अपना मत दिया। इसके बाद बिल को सेलेक्ट कमेटी में भेजे जाने वाला संशोधन नेगेटिव करार दिया गया, जिसके बाद बिल को पारित कर दिया गया। So in order to cut the long story short, yes, no, that this is an argument. I am not challenging what is.
चर्चा का जवाब देते हुए कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि संशोधन के जरिए सूचना आयोग को अधिक मजबूत किया जा सकेगा। This legislation or this amendment is being brought in without any motivation, in good faith. There are a number of other tribunals which have been sought to be harmonized in the last few months. There are also been occasions when the court has directed to bring in uniformity, streamlining, institutionalizing, and I'm sure at the end of the day, this will lead to more of streamlining, more of institutionalizing of the the Information Commission, and that in process would also strengthen the provision of the RTI Act. और चर्चा में सभी दलों के सांसदों ने हिस्सा लिया और कई अहम सुझाव दिए। This RTI has become the NRTI, not the Right to Information Act with this amendment. It has actually trying to control by a control freak government this enactment through seemingly very simple changes. तलाक बिद्दत यानी एक बार में 3 तलाक देने से संबंधित मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2019 कल लोकसभा से पारित हो गया। विधेयक में एक साथ 3 तलाक देने को अवैध बताया गया है और उसके लिए 3 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। ये गैर जमानती अपराध की कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन पत्नी की अपील सुनने के बाद मजिस्ट्रेट इसमें जमानत दे सकते हैं। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने 3 तलाक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। शाबानों से लेकर सारा बानों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आज जो कुछ हो रहा है सब वोट बैंक की पॉलिटिक्स में हो रहा है। 55 का कानून आपने लाया, अभिनंदन। नो, आई एम नॉट यील्डिंग। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आपने लाया, अभिनंदन। 498 आपने लाया, अभिनंदन। तो अगर आपका ये इतिहास था तो 86 में 400 मेजॉरिटी में शाबानों के मामले में आपके कदम हिलने क्यों लगते हैं? यह है बड़ा सवाल। यह है बड़े सवाल। सर 400 की मेजॉरिटी हमारे उनसे विरोध हो सकते हैं, लेकिन आज मैं इस सदन में कहूंगा राजीव गांधी जी मुझे लगा कि प्रोग्रेसिव थे, इतने मैंडेट से आए थे। तो जिस कांग्रेस की यह परंपरा रही है, मैंने सब कानून गिनाया, वो एकमात्र शाहबानों के 125 रुपए के मेंटेनेंस पर क्यों हिलने लगे? ये हैं बड़े सवाल। और शाहबानों से सायरा बानों तक यात्रा यही है सर। क्या यात्रा है सर? ट्रिपल तलाक इज बैड, बट ट्रिपल तलाक गड़बड़ गलत है, ठीक है, लेकिन ये लेकिन क्या है? ये सवाल लेकिन का है। वोट है। जिन लोगों ने, और मैं फिर कहूंगा, कांग्रेस पार्टी ने ये चारों कानून लाया, मैं अभिनंदन करता हूं कांग्रेस पार्टी का। उस कांग्रेस पार्टी के पांव क्यों खिलते हैं 86 में, और आज 3 तलाक पर भी कांग्रेस के पांव क्यों हिल रहे हैं, ये हम पूछना चाहते हैं। सवाल ये है, और जो मैंने पहले कहा था मैं रिपीट नहीं करूंगा, अगर 20 से अधिक इस्लामिक मुल्कों में 3 तलाक नियंत्रित हो सकता है, और आपको मैं गौरव बाबू बता दूं कि बांग्लादेश में भी है, पाकिस्तान में भी है, कहीं बेलेबल है, कहीं नॉन बेलेबल है, जॉर्डन में भी है, यमन में भी है, सीरिया में भी है, इजिप्ट में भी है, मलेशिया में भी है। तो लेट अस नॉट गो टू दैट डिबेट, ओके। लेकिन और सिविल के अलावा क्रिमिनल बनाया है, तो जहां शरिया है अगर वहां वो बदल सकते हैं तो हम तो सेकुलर कंट्री हैं। यही सवाल तो हम कर रहे हैं। हाँ 303 ना 8 निर्णय हवालों के पशुआ खंड 78 विधेयक का अंग बना। प्रश्न है कि खंड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक पूरा नाम विधेयक का अंग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्षवा खंड 1 अधिनियम सूत्र विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। मैं आपकी अनुमति से विधेयक को पारित करने का आग्रह करता हूं। प्रश्न है कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ।
और दोनों सदनों के आज के एजेंडे की बात करें तो शुक्रवार होने की वजह से दोनों सदनों में गैर सरकारी सदस्यों के कामकाज शामिल हैं। दोनों सदनों में प्राइवेट मेंबर विधेयक के जरिए सदस्य जनहित से जुड़े मुद्दे उठाएंगे। वहीं लोकसभा में आज 3 अहम विधेयकों पर विचार भी होगा। इनमें कंपनी संशोधन बिल भी शामिल है। ये विधेयक कल पेश किया गया था। लोकसभा के एजेंडे में आज राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग विधेयक 2019 भी शामिल है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। इसमें मेडिकल की शिक्षा, चिकित्सा प्रोफेशन और मेडिकल संस्थाओं के विकास और नियमन के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया है। लोकसभा के एजेंडे में डीएनए प्रौद्योगिकी प्रयोग और लागू होना विनियमन विधेयक 2019 भी शामिल है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। विधेयक में एक राष्ट्रीय डीएनए डेटा बैंक स्थापित करने, डीएनए प्रोफाइल, नमूनों और अभिलेखों से संबंधित सूचना की सुरक्षा का उपबंध किया गया है। लोकसभा में 8 जुलाई को यह विधेयक पेश किया गया था। और इस समय हम सीधा रुक करेंगे। हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, संसद का जो सत्र है वो 7 अगस्त तक बढ़ाया जा चुका है और आज शुक्रवार का दिन है। आज के एजेंडा और एक तरह से देखा जाए तो सत्र बढ़ाने के पीछे का कारण यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा विधायी कामकाज सरकार इसी सत्र में निपटा लेना चाहती है। तो आगे किस तरह की उम्मीदें की जाएं? निश्चित तौर पे प्रीति, संसद का सत्र 7 अगस्त तक बढ़ाया गया है। हालांकि लोकसभा के बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है, लेकिन राज्यसभा के बारे में अभी तक अधिसूचना नहीं आई है। वो आज आएगी संभवतः। और इसमें 8 सीटिंग बढ़ेंगे, 8 दिन बैठेगी संसद। और उसके अलावा इसमें खास बात एक यह भी है कि इन 8 सीटिंगों में कोई प्रश्नकाल नहीं होगा। ये बिना प्रश्नकाल के होगा, मतलब शून्यकाल चलेगा और जो विधायी कार्य हैं वो विधायी कार्य होंगे, लेकिन प्रश्नकाल नहीं होगा। तो एक तरीके से आप समझ सकती हैं कि सरकार अपने जो काम है अधूरे, जो इन्होंने टारगेट रखा था कि इस सत्र में हमें ये पूरा करना है, तो मुझे लगता है कि वो टारगेट प्राप्त करना चाहते हैं। और उसी तरीके से अगर देखें तो आज का अगर है तो आज लोकसभा में 53 बिल हैं, प्राइवेट मेंबर्स बिल। आप समझ सकते हैं कि 53 प्राइवेट मेंबर्स बिल लोकसभा में हैं जो पेश करने के लिए हैं, और 4 ऐसे बिल हैं जिन पर की बात भी होनी है और जिनको पास करने के लिए भी संबंधित सदस्य जोर डालेंगे। अपने जो सांसद हैं उनसे भी बोलेंगे कि वो उनके पक्ष में मतदान करें। अब निश्चित तौर पे इस तरह के बिल जब आते हैं तो सरकार को भी जवाब देना होता है, और सरकार आमतौर पे अनुरोध यह करती है कि आप इस बिल को वापस ले जाएं, और उसके बाद सरकार अगर जरूरत समझेगी तो इस तरह के बिल लाएगी अपनी तरफ से। उसी तरह से राज्यसभा में भी 6 इंट्रोडक्शन के लिए प्राइवेट मेंबर्स बिल हैं और 6 जो हैं वो कंसिडरेशन एंड पासिंग के लिए हैं। तो दोनों सदनों में आज जिस तरीके से प्राइवेट मेंबर्स बिल जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन लोकसभा में जो आज रखा गया है 3 अहम बिल हैं, 3 अहम बिलों पे चर्चा भी होनी है, उन्हें पारित भी होना है। तो जिस तरीके से आपने बताया कि उसमें कंपनीज अमेंडमेंट बिल, नेशनल मेडिकल कमीशन बिल और डीएनए टेक्नोलॉजी बिल है, तो ये तीनों बिल काफ़ी महत्वपूर्ण है और सदन सरकार के एजेंडे में है कि इन बिलों को पारित कराया जाए। अच्छा खासा एजेंडा आज का भी है। जिस तरह से आपने हमें इतनी डिटेल्स बताई हैं आज के एजेंडे के बारे में, हम कह सकते हैं आज भी काफ़ी महत्वपूर्ण दिन और अच्छा खासा एजेंडा आज भी संसद के दोनों सदनों में है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अखिलेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए आपका। वहीं लोक लेखा समिति यानी पीएससी समेत संसद की 4 महत्वपूर्ण समितियों का गठन कर दिया गया है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी सबसे अहम कमेटी पीएससी के अध्यक्ष बने हैं, जबकि बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी को सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। ये दोनों वित्तीय समितियां हैं। वहीं 2 अन्य अहम समितियों ओबीसी कल्याण संबंधी समिति के अध्यक्ष गणेश सिंह और एससी/एसटी कल्याण संबंधी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर किरीट भाई सोलंकी बनाए गए हैं। इन समितियों का कार्यकाल 30 अप्रैल 2020 तक का है। वहीं संसद की 4 अहम समितियों की घोषणा कर दी गई है और इनमें सबसे अहम लोक लेखा समिति के अध्यक्ष लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी बनाए गए हैं। 22 सदस्यों वाली इस समिति से राज्यसभा से राजीव चंद्रशेखर, प्रोफेसर एमवी राजीव गौड़ा, नरेश गुजराल, भुवनेश्वर कलिता, सीएम रमेश, सुखेंदु शेखर राय और भूपेंद्र यादव शामिल हैं। इन्हें पहले ही निर्वाचित कर दिया गया था। इस समिति में लोकसभा से टीआर बालू,
दर्शना विक्रम, जगदम्बिका पाल, डॉक्टर सत्यपाल सिंह, जयंत सिन्हा और रामकृपाल यादव समेत 15 सदस्य हैं। वहीं बीजेपी की लोकसभा सांसद मीनाक्षी लेखी को संसद की सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। 22 सदस्यों वाली इस समिति में राज्यसभा से 7 सदस्य प्रसन्न आचार्य, डॉक्टर अनिल जैन, मोहम्मद अली खान, ओम प्रकाश माथुर, सुरेंद्र सिंह नागर, महेश पोद्दार और AK सिल्वाराज शामिल हैं। वहीं कुछ और अहम खबरों की बात करें तो असम विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। इससे पहले असम में गंभीर बाढ़ की स्थिति के कारण असम विधानसभा का मॉनसून सत्र स्थगित कर दिया गया था। असम विधानसभा सत्र पहले 18 जुलाई से 25 जुलाई तक होने वाला था। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कल अपने निवास पर राज्यसभा के नामांकित सदस्य और भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर डॉक्टर नरेंद्र जाधव की किताब न्यू एज टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 का विमोचन किया। पुस्तक में चौथी औद्योगिक क्रांति के प्रभावों का विश्लेषण किया गया है। पुस्तक में कहा गया है कि चौथी औद्योगिक क्रांति अर्थव्यवस्था में तेजी लाएगी, साथ ही इससे रोजगार के अवसर पैदा होंगे, लेकिन संभावित सामाजिक विषमता और आर्थिक असमानता का समाधान भी करना होगा। इस मौके पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सभी देशों से डेटा की सुरक्षा के लिए एक गठबंधन बनाने की अपील की। उन्होंने बहुपक्षीय डेटा साझा करने के ढांचे को विकसित करने की जरूरत बताई। With the emergence of artificial intelligence and increasing computing power, the potential of robots to support humans in their tasks has grown many-fold. The new age technology provides opportunities to product innovations, cutting-edge agriculture practices, and market developments. Innovations in crop genetics, organic agriculture, as well as irrigation and other infrastructure can bring about productivity improvements among small farmers. In order to make the potential benefits from technological advancements more inclusive across countries, it is imperative to close the digital divide among the nation's states. Challenges in various sectors such as infrastructure, energy, water, waste management, transportation, real estate, and urban planning could be overcome. With the emergence of new age technology, there are concerns regarding job displacements or joblessness and the need to reskill professionals who are at the receiving end. The only silver lining in all this is, quote, when physical jobs are lost due to automation, jobs for the mind open up. बात कर्नाटक की, जहां कांग्रेस जेडीएस की गठबंधन सरकार गिरने के बाद सियासी उठापटक जारी है। विधानसभा अध्यक्ष के रमेश कुमार ने कल 3 बागी विधायकों को मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने तक अयोग्य घोषित कर दिया है। बात चंद्रयान की, चंद्रमा के लिए चंद्रयान 2 का सफर जारी है। चंद्रयान 2 ने पृथ्वी की कक्षा में दूसरा ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवर सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अगले ऑर्बिट रेजिंग मैन्यूवर के लिए 29 जुलाई की तारीख तय की गई है। इसरो ने 22 जुलाई को अपने बाहुबली GSLV Mark 3 रॉकेट के जरिए आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किया था। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में इतना ही। ब्रेक के बाद देखिए ब्रेकफास्ट न्यूज। नमस्कार।